नमस्ते प्यारे बच्चों, मेरी भाषा हिंदी भाषा परिवार में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज हम हल करने वाले हैं हिंदी ओलंपियाड का कक्षा 9वीं के लिए अभ्यास प्रश्न पत्र। आइए देखते हैं इस प्रश्न पत्र में किस तरह के प्रश्न पूछे गए हैं ताकि हमारा अभ्यास हो जाए। तो यहाँ पर आप ये नमूना देख सकते हैं। सबसे पहले आपको अपनी जानकारी लिखनी है। आप यहाँ पर देख सकते हैं विद्यालय का नाम। अगर आपने अपने विद्यालय की तरफ से रजिस्ट्रेशन करवाया है तो यहाँ पर आपको अपने पूरे स्कूल का नाम, विद्यालय का नाम लिखना है। प्रतियोगी का नाम आप अच्छे से जानते हैं, यहाँ पर आपको अपना नाम लिखना है। और ये ह और यहाँ पर ये जो गोला बनाया हुआ है इसको हम लाघव चिन्ह कहते हैं। विराम चिन्ह आपने अवश्य पढ़े होंगे, तो इसको हम लाघव चिन्ह कहते हैं। बड़े से शब्द को जब हम छोटे रूप में लिखते हैं, जैसे आपने देखा होगा डॉक्टर को हम पूरा नहीं लिखते और इस तरह से डॉक्टर और यहाँ पर ऐसे लगा देते हैं लाघव चिन्ह। तो ये आपका क्या है? हस्ताक्षर। हस्ताक्षर का मतलब क्या होता है? सिग्नेचर। तो यहाँ पर आपको अपने साइन करने हैं, सिग्नेचर करने हैं। और ये अनुक्रमांक है। अनुक्रमांक क्या होता है? रोल नंबर होता है। तो यहाँ पर आपको अपना रोल नंबर लिखना है। आगे आप देख सकते हैं यहाँ पर कुल अंक दिए गए हैं 100, यानी कि जो आपका पेपर है ये कितने अंक का है? 100 अंक का है। 100 अंक आपके कुल यहाँ पर होने वाले हैं। 1 घंटे का आपको समय मिलने वाला है। और यहाँ पर कुछ निर्देश दिए गए हैं, इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं जो आपको अच्छे से पढ़ने चाहिए ताकि आप आराम से इनको हल कर सकें। तो आइए इनको भी पढ़ लेते हैं। सभी प्रश्नों को ध्यान से पढ़कर सही विकल्प का गोला OMR उत्तर पुस्तिका में भरिए। तो ये आपका प्रश्न पत्र है और आपको OMR शीट मिलेगी, उत्तर पुस्तिका मिलेगी, जिसमें हर एक प्रश्न के सामने 3 गोले बने हुए होंगे और 3 गोले में से जो सबसे सही उत्तर है उसके सामने आपने गोला भरना है। तो ये आपका प्रश्न पत्र है, लेकिन आपने जो गोले भरने हैं वो यहाँ नहीं भरने बल्कि उत्तर पुस्तिका में भरने हैं। हर एक प्रश्न के लिए आपको 2 अंक मिलेंगे, यानी कि 50 आपके कुल प्रश्न आने वाले हैं और 50 को 2 से गुणा करेंगे तो आप बहुत ही समझदार हैं, बुद्धिमान हैं। कितने अंक हो जाते हैं? 100 अंक हो जाते हैं। किसी भी प्रश्न का अगर आप गोला नहीं भरते हैं या गोला भरना आप भूल जाते हैं तो वहाँ आपको ना ही कोई नंबर दिया जाएगा और ना ही आपका कोई नंबर काटा जाएगा। अगर आप गोला नहीं भरते हैं, ऐसे ही प्रश्न के आगे खाली छोड़ देते हैं, तो ये माना जाएगा कि आपने इस प्रश्न को हल नहीं किया है। सभी प्रश्नों के उत्तर केवल OMR उत्तर पुस्तिका में ही आपको भरने हैं, प्रश्न पत्र में नहीं भरने। तो ये सारे निर्देश आपने पढ़ लिए हैं। आइए अब प्रश्नों को हल करते हैं। कुल हमारे पास 50 प्रश्न होने वाले हैं जिनको हम हल करेंगे। तो यहाँ सबसे पहला प्रश्न आप देख सकते हैं, स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले वर्ण खालिस्तान कहलाते हैं। तो ये परिभाषा पूछ ली गई है और आपने पढ़ा होगा कि स्वतंत्र रूप से जो बोले जाते हैं, जो बिना किसी की सहायता से बोले जाते हैं, उनको हम क्या कहते हैं? उनको हम स्वर कहते हैं। तो यहाँ पर जो आपका सही विकल्प है वो क्या है? स्वर। व्यंजन होते हैं वो किसकी सहायता से बोले जाते हैं? स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं। तो ख विकल्प यहाँ पर सही है और ख विकल्प के आगे आपको लगाना है गोला। लेकिन कहाँ पर गोला लगाना है? उत्तर पुस्तिका में। हिंदी में स्वरों की संख्या मानी जाती है। तो बचपन से आप पढ़ते हुए आ रहे हैं, हिंदी में कितने स्वर होते हैं? 11 होते हैं। तो यानी कि तीसरा विकल्प आपका यहाँ पर क्या है? सही है। आगे आपसे पूछा गया है अनुनासिक व्यंजन कहलाते हैं। तो अनुस्वार और अनुनासिक आपने जरूर पढ़ा होगा। तो यहाँ पर ऊपर जब हम बिंदु लगाते हैं तो वो हमारा अनुस्वार होता है, और चंद्र बिंदु लगाते हैं ऊपर, किसी भी शब्द के ऊपर लगाते हैं तो वो हमारा क्या होता है? अनुनासिक होता है। अनुनासिक में चंद्र बिंदु लगता है और चंद्र बिंदु में जो आवाज आती है उच्चारण करते समय वो मुंह और नाक दोनों से आती है। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं क्या क्या लिखा गया है। वे वर्ण जिनके उच्चारण में ह की आवाज आती है। ह की आवाज किस में आती है? विसर्ग। जब पीछे विसर्ग होता है तो वहां पर ह की आवाज आती है। तो ये विकल्प तो गलत है। वे वर्ण जिनके उच्चारण में हवा नाक और मुंह से निकलती है। तो नाक और मुंह दोनों से निकलती है, तो ख विकल्प सही है और इसी के साथ हम जाएंगे। वे वर्ण जिनके उच्चारण में हवा सिर्फ नाक से निकलती है वो क्या होते हैं? अनुस्वार वाले शब्द होते हैं। तो यहाँ पर सबसे सही विकल्प कौन सा है? आप देख सकते हैं सबसे सही विकल्प है ख। आइए आगे बढ़ जाते हैं। प्रश्न संख्या 4 देख लेते हैं। तो यहाँ पर श्रेय वर्ण बना है। तो श्रेय हमारा क्या है? संयुक्त व्यंजन है। और संयुक्त व्यंजन आपको अच्छे से पता है, 2 जो व्यंजन होते हैं उनसे मिलकर बनता है। तो ये श्र है, तो इसमें कौन सा श आता है? ये वाला श आता है आधा, फिर हमारा र आता है, और र में भी आपका क्या मिला हुआ होता है? अ स्वर मिला हुआ होता है। तो सबसे सही विकल्प आप पहचान ही गए होंगे, ख विकल्प सही है और इसी के सामने हम क्या लगाएंगे? गोला। आगे आपसे पूछा गया है द्वित्व व्यंजन वाला शब्द है। तो आपको पता है एक जैसे व्यंजन जब एक के बाद एक आते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? द्वित्व व्यंजन। तो जैसे बच्चा आपने देखा होगा,
बच्चा, बच्चा जो शब्द है उसमें च और च, एक बार आधा च और एक बार पूरा च, एक ही वर्ण 2 बार आ रहा है। इसके बाद आप पक्का कह सकते हैं, पक्का आप कह सकते हैं, कच्चा आप कह सकते हैं। तो ये जो उदाहरण है वो द्वित्व व्यंजन के उदाहरण हैं। तो यहाँ पर आप पहचान कर सकते हैं, बड़ी आसानी से आप पहचान कर सकते हैं। चक्की, चक्की में आपका क्या है, द्वित्व व्यंजन है। श्रृंगार में यहाँ पर क्या है आपका श्र, और यहाँ पर रुपया, तो यहाँ पर भी नहीं है। पारिवारिक में प्रत्यय लगा है और आप अच्छे से जानते हैं प्रत्यय हमारे शब्द के पीछे लगते हैं। तो पारिवारिक किससे बना है, परिवार से। परिवार और परिवार में क्या जोड़ देंगे, एक प्रत्यय जोड़ देंगे। छोटे की मात्रा है यहाँ पर, तो छोटी ई और क, एक प्रत्यय हो गया और ये विकल्प हमारा सही हो गया। इनमें से सही शब्द कौन सा है, तो यहाँ पर शुद्ध वर्तनी की आपको पहचान करनी है। आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको सन्यासी की वर्तनी दी गई है, तो सन्यासी सबसे सही तरीके से कौन सा लिखा गया है, ग विकल्प सही है, सन्यासी। और ये बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द है जो बार बार प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जाता है। आगे बढ़ जाते हैं। आगे है स्वच्छ शब्द का उचित संधि विच्छेद होगा, तो संधि का विच्छेद आपको बताना है। तो यहाँ पर स्वच्छ शब्द दिया गया है, तो देखिए जरा स्वच्छ। अब स्वच्छ क्या होता है, सु जमा अच्छ, जो अच्छा होता है, साफ सुथरा होता है। तो सु यानी कि जो अच्छा और साफ सुथरा होता है, तो ग विकल्प यहाँ पर क्या है, सही है। यहाँ पर आपको परेशान करने के लिए, कंफ्यूज करने के लिए, दुविधा में डालने के लिए इस तरह का विकल्प दे दिया है कि हम कई बार शब्द को तोड़ देते हैं, तो स्व और अच्छ, लेकिन ये गलत विकल्प है, सु और अच्छ। ऐसे ही आपने देखा होगा स्वागत, स्वागत का संधि विच्छेद करते हैं तो वो भी इसी तरीके से होता है, सु और आगत। तो यहाँ पर भी स्वच्छ है तो सु और अच्छ, और जब इनको जोड़ देंगे तो शब्द में परिवर्तन आ जाएगा, और परिवर्तन आने के बाद कौन सा शब्द बन जाएगा आपका, स्वच्छ। शयन का उचित संधि होगा, तो शयन बहुत ही, शयन, पवन, नायक, गायक, ये शब्द ऐसे होते हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे भी जाते हैं। तो शयन अयादि संधि का उदाहरण है। थोड़ा सा याद कीजिए, स्वर संधि के 5 भेद होते हैं जिसमें अयादि संधि होती है, और शयन का जो संधि विच्छेद है शे और अन, ये बनेगा। तो आप देख सकते हैं ये वाला विकल्प कौन सा सही है आपका, यहाँ पर पहला ही विकल्प सही है, शे और अन, और क्या बन जाएगा, शयन। कुत्ता लगातार भौंकता रहा, वाक्य में क्रिया है, तो कुत्ता लगातार भौंकता रहा। अब भौंकना, कूदना, दौड़ना, भागना, सोना, ये सारी क्रियाएं क्या हैं, अकर्मक। यहाँ पर कर्म की आवश्यकता नहीं होती, और कुत्ता लगातार भौंकता रहा तो कर्म तो है ही नहीं, और जहाँ पर कर्म नहीं होता वहाँ पर क्या होती है, अकर्मक क्रिया होती है। तो आपको परेशान नहीं हो रहा कि भौंकना, भौंकना तो अपने आप में क्रिया है। तो हम कई बार हम सोचते हैं कि कुत्ता क्या कर रहा है, भौंक रहा है, तो भौंकना या कर्म नहीं है बल्कि वो तो क्रिया है। तो कर्म है ही नहीं, और कर्म के बिना जब क्रिया आती है तो कौन सी क्रिया होती है, अकर्मक क्रिया होती है। आगे बढ़ जाते हैं। तीसरे दिन लोग जानवरों को सजाते हैं और इनके प्रति आस्था व्यक्त करते हैं, तो वाक्य का भेद आपको बताना है। तो यहाँ रचना के आधार पर वाक्य के मुख्य रूप से 3 भेद होते हैं, और 3 भेद होते हैं तो ये सरल वाक्य हो गया है, संयुक्त वाक्य हो गया है, मिश्र वाक्य हो गया है। तो यहाँ पर 2 उपवाक्य हैं, और दोनों उपवाक्यों को एक योजक चिन्ह की सहायता से, और की सहायता से जोड़ा गया है। तो ये हमारा किसकी परिभाषा के अंदर फिट बैठता है, संयुक्त वाक्य। कैसा वाक्य है, संयुक्त वाक्य है। 2 उपवाक्य हैं, स्वतंत्र हैं, और दोनों को हमने जोड़ दिया है योजक चिन्ह की सहायता से। और योजक यहाँ पर हमारा क्या है, योजक शब्द की सहायता से, योजक हमारा क्या है, और। दूसरा विकल्प सही है। कर्मयोगी शब्द का उचित समास है। अब समास आपने जरूर पढ़े हैं। कर्मयोगी में क्या है, कर्म का योगी, तो संबंध बताया गया है, और संबंध तत्पुरुष समास। तो यहाँ पर संबंध तत्पुरुष समास तो नहीं लिखा गया है, तो विकल्प हमारा यहाँ पर कौन सा सही है, तत्पुरुष। कर्मयोगी यहाँ तत्पुरुष समास का उदाहरण है, और तत्पुरुष समास के भी आगे 6 भेद होते हैं, तो वहाँ पर भी संबंध तत्पुरुष समास है। मनोयोग का संधि विच्छेद है। अगर थोड़ा सा आप अच्छे से तैयारी करके आए हैं तो आप पहचान कर सकते हैं। मनोयोग, मनय और योग, कौन सी संधि का उदाहरण है, विसर्ग संधि। मनय और योग, विसर्ग यहाँ पर ओ की मात्रा में परिवर्तित हो जाएगा। उत्ज्वल बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द है, बार बार परीक्षाओं में पूछा जाता है। उत्ज्वल व्यंजन संधि का उदाहरण है, और जो आधा त है वो परिवर्तन के बाद आधे जय में परिवर्तित हो जाता है, तो ये ख विकल्प सही है। और ये शुद्ध वर्तनी के लिए भी शब्द पूछा जाता है, उज्ज्वल। तो उज्ज्वल में दोनों ज जो होते हैं वो क्या होते हैं, आधे होते हैं। तो बार बार प्रतियोगी परीक्षाओं में इसकी शुद्ध वर्तनी भी पूछी जाती है। आइए आगे बढ़ जाते हैं। आगे पूछा गया है, विभिन्न बोलियों से जुड़े क्षेत्र विशेष से संबंधित हिंदी में प्रयुक्त शब्द कहलाते हैं।
तो क्षेत्र विशेष से, क्षेत्रीय भाषा से, बोलियों से कैसे शब्द आते हैं? तत्सम, तद्भव, अरबी फारसी, देशज, विदेशज, बहुत सारे शब्द होते हैं, आपने पढ़े हैं। तो यहाँ पर तद्भव तो नहीं आते, जो संस्कृत से परिवर्तन के बाद आते हैं। अरबी और फारसी ये तो विदेशी भाषाओं के हो गए हैं। तो कैसी भाषाओं के होते हैं? देशज, देशी भाषाओं के क्षेत्रीय और बोलियों से संबंधित शब्द होते हैं। मुरलीधर यानी कि श्री कृष्ण और नीलकंठ यानी कि शिव जी आदि शब्द हैं। किसके उदाहरण हैं? यहाँ पर रूढ़ शब्द है, यौगिक शब्द है और योग रूढ़ है। आपको अच्छे से पता है रूढ़ शब्द का वही अर्थ होता है। यौगिक में हम दो शब्दों को जोड़ते हैं और योग रूढ़ में कोई तीसरा नया अर्थ निकलता है। तो मुरलीधर, मुरली को धारण करने वाले, और तीसरा नया विशेष अर्थ क्या है इसका? श्री कृष्ण। नीलकंठ, नीला है जिसका कंठ, और यहाँ पर विशेष अर्थ क्या है? यहाँ पर शिव जी के अर्थ में प्रयोग किया गया है। तो ये सबसे सही परिभाषा किसकी है? योग रूढ़ शब्दों की। शोक का विपरीतार्थक शब्द है। अब शोक क्या होता है? दुख होता है, और विपरीतार्थक यानी कि इसका विलोम शब्द आपको बताना है। तो शोक का हर्ष होता है, दुख तो इसका पर्यायवाची शब्द हो गया। प्रसन्न भी खुशी होता है, लेकिन शोक का सही शब्द कौन सा होगा? हर्ष। शोक, हर्ष। खालिस्तान शब्दों में एक से अधिक अर्थ होते हैं। तो एक से अधिक अर्थ कौन से शब्द देते हैं? अनेकार्थी शब्द देते हैं। एक से अधिक अर्थों के लिए क्या होते हैं? अनेकार्थी शब्द होते हैं। समान अर्थ वाले पर्यायवाची शब्द होते हैं, और जिनका कोई अर्थ ही नहीं होता वो क्या होते हैं? निरर्थक होते हैं। धरती का पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो नहीं है पूछा है, थोड़ा सा ध्यान देंगे हम यहाँ पर। वसुधा धरती को ही कहते हैं, अवनी धरती को ही कहते हैं, और रत्नाकर किसका पर्यायवाची शब्द है? समुद्र या सागर का। रत्नाकर क्या होता है? सागर का पर्यायवाची शब्द। घर शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो ये थोड़ा सा ध्यान देना है। नहीं है पूछा है, यहाँ पर ह नहीं पूछा है। घर शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो यहाँ पर निकेतन, निकेतन तो घर को कहते हैं। गेह, गेह भी घर होता है। वदन, वदन शब्द क्या है? यहाँ पर घर का पर्यायवाची नहीं है। तो सही विकल्प कौन सा है? दूसरा। सुगम शब्द का उचित विलोम शब्द होगा। विलोम पूछा है तो सुगम जहाँ आसानी से जाया जा सके, सुगम का क्या हो जाएगा? दुर्गम हो जाएगा। जहाँ कठिनाई से जाया जा सके, तो ख विकल्प क्या है? सही है। कीर्ति शब्द का विलोम शब्द है। कीर्ति और अपकीर्ति। कीर्ति होती है प्रसिद्धि, और अपकीर्ति होती है बदनामी के अर्थ में हम ले सकते हैं। सर्वज्ञ का उचित विकल्प होगा। सर्वज्ञ होता है जो सब कुछ जानता है। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं विकल्प में क्या लिखा गया है। जो सब कुछ जानता है, जो ज्ञानी हो, जो थोड़ा बहुत जानता हो। थोड़ा बहुत जानने वाला अल्पज्ञ होता है, और ये हमारा कौन सा विकल्प सही है? क विकल्प सही है। कम खर्च करने वाला, कम खर्च करने वाला मितव्ययी होता है, और कम बोलने वाला क्या होता है? मितभाषी। अपव्ययी क्या होता है? जो बहुत ज़्यादा खर्च करता है। तो कम वाले के लिए कौन सा विकल्प सही है? दूसरा। निर्जर और निर्झर का अर्थ आपको बताना है, तो शब्दों का जोड़ा दिया गया है। एक जैसे बोलने में लग रहे हैं, थोड़ा सा अंतर है, तो देखते हैं इनका क्या अर्थ है। निर्जर क्या होता है? सुनसान इलाका, और निर्झर क्या होता है? झरना। तो यहाँ पर सबसे सही विकल्प कौन सा है? यहाँ पर घ विकल्प सही है। हमें मित्रों से खालिस्तान नहीं करना चाहिए। तो यहाँ पर 3 शब्द दिए गए हैं। सही वाक्य का अर्थ निकलना चाहिए। यहाँ पर हमें मित्रों से कपट नहीं करना चाहिए। कपट क्या होता है? छल। कमल, कमल तो फूल होता है। कपाट क्या होते हैं? दरवाजे होते हैं। तो सबसे सही विकल्प कौन सा है? तीसरा विकल्प सही है। किस शब्द में प्र उपसर्ग नहीं है? नहीं है पूछा है, तो थोड़ा ध्यान से पढ़ना है। प्रगति, यहाँ पर तो प्र उपसर्ग है, गति यहाँ पर मूल शब्द है। प्रचार, प्र यहाँ पर उपसर्ग है, और चार यहाँ पर क्या है? मूल शब्द है। तो प्र और शन, तो ये हमारा विकल्प सही है, क्योंकि प्र उपसर्ग अगर हम लगाते हैं तो शन शब्द का कोई अर्थ नहीं होगा। उत्लेख का उचित विकल्प होगा। तो ऐसा ही हमने संधि विच्छेद अभी अभी देखा था। उत और ज्वल, तो यहाँ पर भी त किस में परिवर्तित हो जाएगा? ल में। तो क्या हो जाएगा? उल्लेख। कौन सा विकल्प सही है? दूसरा विकल्प सही है। वे शब्द या शब्दांश जो किसी शब्द के अंत में जुड़कर अनेक अर्थ में परिवर्तन लाते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? तो शब्द के अंत में जो जुड़ते हैं और एक नए शब्द का निर्माण कर देते हैं, तो ऐसे शब्द क्या होते हैं? प्रत्यय कहलाते हैं। और जो आगे जुड़ता है उसको हम क्या कहते हैं? उपसर्ग कहते हैं। तो क विकल्प सही है। किस शब्द में 2 प्रत्यय हैं? तो जहाँ पर 2 प्रत्ययों का प्रयोग हुआ है उस शब्द की पहचान करनी है। राजनीतिक, राजनीति और इक हो गया। पारिवारिक, परिवार और इक हो गया। तो दोनों में एक ही प्रत्यय लगा है। लेकिन सामाजिकता में, सामाजिक में एक प्रत्यय हो गया,
और सामाजिक के बाद भी ता लगा है, तो इक और ता दो प्रत्यय यहाँ पर लगे हैं। कौन सा विकल्प सही है? तीसरा विकल्प सही है। लोहा मजबूत धातु है। लोहा और धातु को रेखांकित किया गया है और आपको यहाँ पर संज्ञा की पहचान करनी है। तो लोहा और जो धातु होते हैं वो किस में आते हैं? द्रव्यवाचक संज्ञा में आते हैं। तो ख विकल्प सही है। ध्वनि को लिखित रूप देने के लिए निश्चित संकेतों को क्या कहते हैं? तो ध्वनि जो चिन्ह होते हैं जिनकी सहायता से भाषा का लिखित रूप हम बनाते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं? लिपि कहते हैं। गद्य और पद्य किससे संबंधित है? तो गद्य विधाएं और पद्य विधाएं होती हैं, किससे संबंधित है? वैसे तो हिंदी भाषा से संबंधित है, लेकिन उसमें भी अगर हम देखें तो साहित्य से संबंधित है। साहित्य की दो विधाएं होती हैं, गद्य विधाएं और पद्य विधाएं। पद्य विधाओं में आप कविताएं पढ़ते हैं, गद्य विधाओं में हम कहानी पढ़ते हैं, संस्मरण पढ़ते हैं, रेखा चित्र पढ़ते हैं। अनेक गद्य विधाएं होती हैं और अनेक पद्य विधाएं होती हैं। कवि का स्त्रीलिंग रूप है, बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द है, बार बार ये भी परीक्षाओं में पूछा जाता है। तो कवि का कवयित्री, कवित्री सबसे सही वर्तनी कौन सी है? तीसरी। हिंदी व्याकरण में वचन का अर्थ होता है। अब वचन क्या होता है? संख्या होती है, एक वचन, बहुवचन। और किसकी संख्या होती है? कोई व्यक्ति हो सकता है, वस्तु हो सकता है, स्थान हो सकता है, और ये सब क्या होते हैं? संज्ञा होते हैं। तो संज्ञा की संख्या को ही हम क्या कहते हैं? वचन कहते हैं। तो सही विकल्प क्या है? क विकल्प। नववधु शब्द का उचित बहुवचन है, तो नववधु और नववधुएं। तीसरा विकल्प सही है। मात्राओं को ध्यान से देखना है। नगर वधु में बड़े ऊ की मात्रा है, बहुवचन रूप में वधु में छोटे ऊ की मात्रा बन जाएगी। नगर वधुएं। तो दूसरे और तीसरे विकल्प में हम दुविधा में पढ़ सकते हैं, तो तीसरा विकल्प सबसे सही है। इनमें से कौन सा शब्द सदैव एक वचन में प्रयुक्त होता है? तो यहाँ पर कुछ अपवाद के तौर पर कुछ शब्द दिए गए हैं, ये भी परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं, इनका भी आपको अभ्यास कर लेना चाहिए। आंसू और प्राण, साथ में हस्ताक्षर, ये सभी शब्द ऐसे होते हैं जो हमेशा बहुवचन में प्रयोग किए जाते हैं। तो यहाँ पर एक वचन के लिए पूछा गया है, तो एक वचन के लिए पहला विकल्प सही है। पक्षी पेड़ पर कलरव कर रहे थे। पेड़ पर को रेखांकित किया गया है और कारक की पहचान करनी है। तो पेड़ पर, पेड़ क्या है? आधार है। पेड़ के ऊपर पक्षी बैठे हुए हैं, तो क्या है? अधिकरण कारक। दूसरा विकल्प सही है। विश्वास नाटक की किताब लाया है। वाक्य में रेखांकित अंश के कारक बताइए। तो यहाँ पर भी कारक की पहचान करनी है। यहाँ पर किताब है और किसकी किताब है? नाटक की। तो यहाँ पर संबंध बताया जा रहा है, और संबंध बताया जा रहा है तो क्या है? संबंध कारक। यह मेरा पर्स है। वाक्य में रेखांकित अंश के सर्वनाम का उचित भेद है। तो यहाँ पर यह के नीचे रेखांकित नहीं किया गया है, बल्कि मेरा के नीचे किया गया है। अगर यह के नीचे किया जाता तो वो क्या होता? निश्चयवाचक सर्वनाम। लेकिन मेरा, अब मेरा क्या है आपका? पुरुषवाचक सर्वनाम। मैं, मेरा, मुझे, ये हमारा क्या होता है? प्रथम पुरुष होता है। तुम, तुम्हारा, तुम्हें, ये क्या होता है? ये मध्यम पुरुष होता है। वह, उसका, उसे क्या होता है? अन्य पुरुष होता है। तो थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है। यहाँ पर क्या आएगा? पुरुषवाचक सर्वनाम। अगर यही जो प्रश्न है इसमें यह के नीचे रेखांकित होता, यह पर्स मेरा है, तो ये निश्चित पर्स है, निश्चित जानकारी दी जा रही है, तो क्या होता? निश्चयवाचक। तो थोड़ा सा ध्यान देने की आवश्यकता है। यह मेरा पर्स है, तो मेरा के नीचे रेखांकित किया गया है, तो कौन सा विकल्प सही मानेंगे हम? पुरुषवाचक सर्वनाम। बीमार होने के कारण खालिस्तान विद्यालय नहीं आया गया। तो यहाँ पर 3 विकल्प है, सही का हमें चुनाव करना है। बीमार होने के कारण उससे विद्यालय नहीं आया गया, तो सबसे सही विकल्प कौन सा है? तीसरा। मोहन होशियार लड़का है। विशेषण का सही भेद आपको बताना है। अब मोहन कैसा लड़का है? होशियार है। और होशियार क्या है? उसका गुण है। तो ये कौन सा विशेषण है? गुणवाचक विशेषण। वैसे यहाँ पर होशियार के नीचे रेखांकित भी किया जा सकता था। कुछ बच्चे पढ़ रहे हैं, वाक्य में विशेषण का सही भेद है। तो कुछ बच्चे पढ़ रहे हैं, तो कुछ यहाँ पर हमें पहचान करनी है, और कुछ क्या है? निश्चित जानकारी नहीं दे रहा। कुछ बच्चे पढ़ रहे हैं, अब बच्चों को हम गिन सकते हैं तो संख्यावाचक है, और नहीं पता कितने बच्चे पढ़ रहे हैं तो अनिश्चित संख्यावाचक। अध्यापक छात्र को पुस्तक देते हैं, वाक्य में क्रिया का भेद बताइए। तो अध्यापक एक तो छात्र को और पुस्तक देते हैं, तो कितने कर्म है यहाँ पर? 2 कर्म, छात्र और पुस्तक। तो यहाँ पर कौन सी क्रिया है? द्विकर्मक क्रिया। थोड़ा सा ध्यान देने से आसानी से इन प्रश्नों को हम हल कर सकते हैं। द्विकर्मक क्रिया। मजदूर खाना खाकर लेट गया, वाक्य में रेखांकित अंश क्रिया है। खाना खाकर लेट गया, तो खाना खाकर एक काम पूरा हो चुका है, तो ये हमारा क्या है? लेट गया। अब खाना खाकर, अगर खाकर के नीचे यहाँ पर क्या होता? रेखांकित, तो पूर्वकालिक क्रिया है। लेकिन लेट गया
हमें ये ध्यान देना है कि कौन से शब्दों के बारे में हमसे जानकारी पूछी गई है। लेट गया तो लेटना और जाना 2 क्रियाएं हैं, और 2 क्रियाएं हैं तो ये क्या है? संयुक्त क्रिया। अगर खाकर के नीचे रेखांकित करते तो अब हमारी क्या हो जाती? पूर्वकालिक क्रिया, कि एक क्रिया पूरी हो चुकी है, खाकर, जाकर, नहाकर, सोकर। तो यहाँ पर जिसके नीचे रेखांकित किया जाएगा उसी के ऊपर हम ध्यान देंगे। ये हमारे कुल 45 प्रश्न थे। अब 5 प्रश्न ऐसे हैं जो आपके अपठित गद्यांश के ऊपर आधारित है। यहाँ पर कुछ पंक्तियां दी गई हैं, आइए इनको ध्यान से पढ़ लेते हैं और पढ़ने के बाद यहाँ से प्रश्न पूछे जाएंगे। व्यक्ति के जीवन में अनेक बार ऐसे क्षण भी आते हैं जब असफलताओं का अंधकार उसे घेर लेता है। ऐसी स्थिति में अनेक व्यक्ति निराश हो जाते हैं। निराश व्यक्ति का चेहरा मुरझा जाता है, उसमें हीनता की भावना आ जाती है, वह जीवन को बोझ समझने लगता है। कई बार निराशा गहरी हताशा में बदल जाती है। व्यक्ति अवसाद नामक रोग का शिकार बन जाता है। वह स्वयं को सदा थका हुआ सा अनुभव करने लगता है, उसे भूख नहीं लगती, वह जीवन के प्रति अनासक्त हो जाता है, उसकी आंखों में सोनेपन का कोहरा छा जाता है। गहरी निराशा की स्थिति में अनेक व्यक्ति पागलपन के शिकार भी हो जाते हैं। ऐसे लोगों का जीवन अभिशप्त हो जाता है। तो हमने देखा जो व्यक्ति असफलताओं का सामना नहीं कर पाते हैं वो अपने जीवन में निराश हो जाते हैं, हताश हो जाते हैं। तो आइए देखते हैं किस तरह के प्रश्न यहाँ से पूछे गए हैं। निराश व्यक्ति का चेहरा कैसा दिखता है? निराश व्यक्ति का जो चेहरा होता है वो मुरझा जाता है। अभी अभी हमने अपने गद्यांश को पढ़ा है तो कैसा चेहरा होता है? मुरझाया हुआ होता है। तो कौन सा विकल्प सही है? दूसरा। निराशा का क्या परिणाम होता है? क्रोध आता है, चिड़चिड़ापन होता है या हताशा? तो अभी अभी हमने पढ़ा कि कई बार निराशा के कारण गहरी हताशा होती है, हताश हो जाता है व्यक्ति। तो यहाँ पर तीसरा विकल्प क्या है? सही है। व्यक्ति के जीवन को कौन से क्षण घेर लेते हैं? जब वो निराश हो जाता है, हताश हो जाता है तो कैसे क्षण आते हैं उसके जीवन में? आशा का प्रकाश? बिल्कुल भी नहीं। निराशा का अंधकार, असफलताओं का अंधकार। तो आप देख सकते हैं, थोड़ा सा ध्यान देंगे, असफलताओं का अंधकार। यहाँ पर आप देख सकते हैं असफलताओं का अंधकार उसे घेर लेता है, और घेर लेता है तो यानी कि कौन सा विकल्प सही है? हम किसके साथ जाएंगे? असफलताओं का अंधकार। आगे बढ़ जाते हैं। निराश व्यक्ति जीवन के प्रति कैसा हो जाता है? कैसा हो जाता है? अनासक्त हो जाता है, उसको किसी बात से कोई मतलब नहीं रहता है। गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक होगा तो क्या नाम दे सकते हैं हम? निराशा और आशा, निराशा के दुष्परिणाम, निराशा और असफलता। तो यहाँ पर असफलता की भी बात हुई है और निराशा की भी बात हुई है, और निराशा के कारण इसके दुष्परिणाम कैसे आ सकते हैं? तो यहाँ पर 2 विकल्प में हमें थोड़ा सा दिक्कत लग रही है कि हम निराशा और असफलता बताएं या फिर हम निराशा के दुष्परिणाम। तो आप देख सकते हैं जब असफलताओं का अंधकार उसे घेर लेता है तो असफलता के कारण क्या हो रही है? निराशा हो रही है, और निराशा के सारे दुष्परिणाम यहाँ पर उसके सामने आ रहे हैं। तो अगर हम यहाँ 2 विकल्प में से सबसे सही विकल्प की बात करें, यहाँ पर हम देख सकते हैं निराशा और आशा ये तो बिल्कुल ही गलत है। निराशा के दुष्परिणाम ये भी हो सकता है, निराशा और असफलता ये भी हो सकता है, लेकिन सबसे सही की बात करें तो ज़्यादा जो बातचीत की गई है, मुख्य भाव क्या है, निराशा के क्या क्या दुष्परिणाम हो सकते हैं। तो यहाँ पर दूसरा विकल्प सबसे सही होगा। ये कुल हमारे 50 प्रश्न थे, हर एक प्रश्न आपका 2 अंक का है। तो इस तरह से आपके कुल 100 अंक हो गए हैं। और आपने देखा अगर थोड़ा सा हिंदी भाषा के ऊपर आपकी पकड़ होती है, थोड़ा सा आप अभ्यास करते हैं और व्याकरण के बारे में आपकी जानकारी ठीक ठाक है, तो इस तरह के ओलंपियाड के जो अभ्यास प्रश्न पत्र हैं उनसे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आप इन प्रश्नों को हल कर सकते हैं, और जो परीक्षा होगी आपकी, जो फाइनल परीक्षा होगी, उसमें आप अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं। और आपको पता है ओलंपियाड जो फाउंडेशन है वो बच्चों को बहुत ही प्रेरित करता है। अगर आप अच्छा स्कोर करते हैं तो आपको गोल्ड मेडल भी दिया जाता है, आपको पार्टिसिपेशन के लिए सर्टिफिकेट भी दी जाती है। और इस तरीके से हर साल कक्षा 1 से लेके 10वीं तक हर कक्षा के बच्चे हिंदी ओलंपियाड में भी भाग ले सकते हैं। हिंदी ओलंपियाड अब पिछले कुछ सालों से ही इनके द्वारा शुरू किया गया है। पहले इस विषय के बारे में इन्होंने नहीं सोचा था। अब हिंदी भाषा के बारे में बच्चों की जानकारी को जांचने के लिए, आगामी परीक्षाओं के लिए उनको तैयार करने के लिए और हिंदी भाषा में उनकी रुचि बढ़ाने के लिए उन्होंने हिंदी ओलंपियाड का भी आयोजन करना शुरू कर दिया है। तो जब भी आपके अध्यापक आपसे पूछते हैं कि ओलंपियाड में पार्टिसिपेट करना है कि नहीं, तो आपको पीछे नहीं हटना है, आपको अच्छे से पार्टिसिपेट करना है और कुछ अभ्यास प्रश्नों को आपने अच्छे से हल कर लेना है, ग्रामर के सारे टॉपिक अच्छे से पढ़ लेने हैं, और तब परीक्षा में आप जाएंगे तो बहुत अच्छा प्रदर्शन करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और प्रश्न पत्र के साथ।
तब तक स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए और खुश होकर अभ्यास करते रहिए। मेरी भाषा हिंदी भाषा परिवार के साथ जुड़ने के लिए आप सभी प्यारे विद्यार्थियों का धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।